दिन भर की कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन शाम होते होते सबसे बड़ी जो खबर आ रही है उस पर सबसे पहले नजर। कमोडिटी मार्केट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कच्चे तेल में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट WTI क्रूड करीब 5% तक लुढ़क गए हैं। जहां ब्रेंट $87 तो WTI $80 के नीचे आ गया है। सोना और चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कमोडिटी मार्केट में एक्शन पर ज्यादा अपडेट लेंगे और बातचीत करेंगे इस पर। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, WTI क्रूड $80 के नीचे लुढ़क गया है। ब्रेंट क्रूड भी 87 के नीचे आया है। एक दौर था जब ब्रेंट ने 140 के आसपास का आंकड़ा छू लिया था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और आज वो लुढ़कते लुढ़कते पहुंच चुका है 87 के नीचे। तो ब्रेंट क्रूड $87 के नीचे, WTI भी अगर आप देखें तो $80 के नीचे आ गया है। और यही नहीं, सोने चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? और ये गिरावट का सिलसिला किस तरह का है? ट्रेजेक्टरी जो रही है वो कैसी है और आने वाले वक्त में कैसी रह सकती है? विस्तार से समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बताइए ये गिरावट का दौर आखिर क्यों, कारण क्या है और आगे किस तरह की ट्रेजेक्टरी अनुमानित है? बिल्कुल दीपक, बहुत जबरदस्त गिरावट है इस वक्त दुनिया भर के बाजारों में, और ना सिर्फ कमोडिटी मार्केट में बल्कि शेयर मार्केट में भी भारी बिकवाली का माहौल बना हुआ है ग्लोबली। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है, 3 बड़ी वजह है जिसने पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को, चाहे वो इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो, बड़ा झटका दिया है। सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में एक बार फिर से मंदी गहराने की आशंका काफी तेजी से बढ़ी है। उसके बाद लगातार बाजारों में बिकवाली का माहौल बना हुआ है। दूसरी बड़ी वजह यह कि डॉलर का इंडेक्स 20 साल की नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है और आज डॉलर के इंडेक्स ने 112 के स्तर को पार किया है। जबरदस्त तेजी है डॉलर के इंडेक्स में। तीसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि फेड ने इस बार की मीटिंग में 0.75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की ब्याज दरों में, और आगे के लिए बहुत स्ट्रांग सिग्नल फेड की तरफ से दिया गया है कि बहुत तेज रफ्तार से आगे भी दरें बढ़ेंगी, क्योंकि फेड चाहता है कि हर हाल में अमेरिका की महंगाई 2% पर लाई जाए, जो अभी फेड के पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। ये 3 महत्वपूर्ण वजह है जिससे पूरी दुनिया में इस वक्त कोहराम का माहौल बना हुआ है। आप अंदाजा लगाइए दीपक कि आज रुपया हमारे यहाँ ऑल टाइम लो पे था, 81 के ऊपर चला गया। आमतौर पर जब रुपया गिरता है तो इंडियन मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं गोल्ड का, और गोल्ड का इंपोर्ट हमारा महंगा होता है। लेकिन ये सारा इक्वेशन आज टूट गया है। रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी के बावजूद MCX पर गोल्ड संभलता हुआ नहीं दिख रहा है। 700 रुपए के आसपास की गिरावट इस वक्त दिख रही है मार्केट में। जबरदस्त पैनिक का माहौल है। बाजार को यह लग रहा है कि आने वाले वक्त में दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक बहुत तेजी से ब्याज दरें बढ़ाएंगे, जिसका बड़ा निगेटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर और दिखने की आशंका जानकारों की तरफ से जाहिर की जा रही है। बिल्कुल मृत्युंजय, अब सवाल यही है कि आगे किस तरह की ट्रैजेक्टरी अनुमानित है? आपकी एक्सपर्ट से बातचीत हुई होगी, आप ट्रैक कर रहे हैं। अब तक जो आप गिरावट देख रहे हैं, क्या कोई संकेत आने वाले जो ट्रैजेक्टरीज हैं उसके बारे में मिल पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए अभी हो क्या रहा है। अभी हो ये रहा है कि बाजार ये मान के चल रहा है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक दरें बढ़ाते रहेंगे, और ये बात बाजार को आज से मालूम नहीं है, बल्कि कई महीनों से ये बात मार्केट में है कि हाँ आगे दरें बढ़ती रहेंगी। उस पर मार्केट ने रिएक्ट भी किया है। अब अचानक मार्केट में इतना पैनिक क्यों? बाजार को ये लग रहा है कि शायद ये जो 2% का टारगेट है फेड का, उसको लाना इतना आसान नहीं होगा। तो हो सकता है कि 0.75 बेसिस की जगह 1% भी दरें बढ़ा दे फेड। दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक भी बहुत एग्रेसिव अप्रोच अपनाए, तब मार्केट में बहुत पैनिक माहौल बनता हुआ दिखेगा। और यही वजह है कि जानकार ये कह रहे हैं कि अभी मार्केट में एटलीस्ट गिरावट तो बहुत ज्यादा आ चुकी है। यहाँ से बहुत ज्यादा गिरेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड है। लेकिन हाँ, तेजी की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। मतलब ये कि यहाँ से गिरावट की संभावना लिमिटेड है, लेकिन तेजी की संभावना बिल्कुल फिलहाल नहीं दिखी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। तो कमोडिटी मार्केट से ये बड़ी खबर, कच्चे तेल में बड़ी गिरावट, ब्रेंट $87 तो WTI $80 के नीचे आ गया, और सोना चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इससे जुड़ी जो तमाम खबरें हैं वो हम आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल
सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, पूरे दिन की कहानी आपको जरा न्यूज अपडेट के जरिए बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में विकास विरोधी तत्वों की जमकर क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक समर्थन वाले अर्बन नक्सलियों ने कई सालों तक विकास कार्यों को रोक कर रखा। पीएम मोदी ने नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध का हवाला देते हुए कहा कि इसके निर्माण में कई वर्षों तक बाधा उत्पन्न की गई। उन्होंने कहा कि आज ये बांध बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि उनके दावे कितने खोखले रहे। पीएम मोदी ने कहा कि देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर है। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। पीएफआई पर देश भर में छापेमारी के दूसरे दिन एनआईए ने इस संगठन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने आज बताया कि पीएफआई आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन के लिए मुस्लिम युवाओं की भर्ती में जुटा था। एनआईए ने ये जानकारी गिरफ्तार किए गए पीएफआई कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेशी के दौरान दी गई। एनआईए ने कल ही कई राज्यों में पीएफआई की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठन के 100 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने विशेष अदालत को लिखित में एनआईए ने बताया कि पीएफआई हथियारों का उपयोग करके आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की तैयारी में शामिल था। इनकी आतंकी गतिविधियों का उद्देश्य आम जनता के मन में आतंक पैदा करना था। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड के बाद आज संगठन ने केरल बंद को बुलाया। इसमें जमकर हिंसा भी हुई। एनआईए रेड का विरोध कर रहे पीएफआई के कार्यकर्ता हिंसक हो गए। तिरुवनंतपुरम और कोट्टयम में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक कोल्लम में मोटरसाइकिल सवार पीएफआई कार्यकर्ताओं ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला किया। केरल हाईकोर्ट ने बंद बुलाने के लिए पीएफआई के नेताओं के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन भी लिया है। केरल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी बिना अनुमति के बंद नहीं बुला सकता। कांग्रेस ने आज अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोक दी। इस पर बीजेपी ने तंज कसा कि पीएफआई और इस्लामिक जिहादी संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया और कांग्रेस ने आज अपनी पदयात्रा रोक दी। बिहार के पूर्णिमा में गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को धोखा देकर स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार लालू की गोद में बैठ गए। अमित शाह ने कहा कि उनके दौरे से लालू यादव और नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा है। साथ ही शाह ने लालू को आगाह करते हुए कहा कि आप ध्यान रखिएगा, नीतीश बाबू कल आपको छोड़कर कांग्रेस की गोदी में न बैठ जाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उनका पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना लगभग तय है। गहलोत ने कहा कि जल्द ही वो नामांकन की तारीख का ऐलान करेंगे। गहलोत ने कहा कि उन्होंने कई बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया, लेकिन राहुल ने साफ कहा कि गांधी परिवार से कोई भी अगला अध्यक्ष नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर वो पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस महासचिव अजय माकन और सोनिया गांधी आगे की कार्रवाई तय करेंगे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए हाईकोर्ट से इजाजत मिल गई है। हाईकोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दादर से विधायक की याचिका को खारिज कर दिया। विधायक सदा सरवानकर ने अपने आप को मूल शिवसेना नेता बताते हुए दशहरा रैली करने की इजाजत मांगी थी। हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को रैली के लिए इजाजत देते हुए यह भी कहा कि उन्हें कानून व्यवस्था बनी रहे, इसका ध्यान रखना होगा। आपको बताएं कि बीएमसी ने शिवसेना के दोनों गुटों को शिवाजी पार्क में होने वाली रैली के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक रिजॉर्ट से गायब हुई अंकिता भंडारी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हत्या की बात कबूल ली है। अब तक हालांकि शव नहीं मिला है। पुलिस जल्द ही पूरी साजिश से पर्दा उठा सकती है। अंकिता 18 सितंबर से लापता है। इस मामले में पुलिस अंकिता की तलाश तो कर ही रही थी, बाकी तमाम पहलुओं पर भी एक्शन लेने की बात पुलिस कह रही है। अंकिता की खोज खबर के लिए कई टीमें लगातार सर्च ऑपरेशंस में जुटी हुई हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पंजाब सरकार पर 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कोताही बरतने के लिए लगाया गया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई है। इससे पहले भी एनजीटी ने पंजाब सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने को लेकर लगाया गया था। पंजाब में जितना कचरा पैदा हो रहा है उसका प्रबंधन उससे बहुत कम है। कचरा उत्पादन और उसके प्रबंधन में भारी अंतर के चलते एनजीटी ने सरकार से इसके लिए उपाय करने को कहा।
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए बड़ी खबर है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। इसमें 7 किलोमीटर निर्माण समुद्र के नीचे होगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार बदलने के साथ ही इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए टेंडर पर काम तेज हो गया है। पिछली सरकार ने यह टेंडर वापस ले लिया था, लेकिन अब इसे फिर से जारी किया गया है। इस सुरंग का निर्माण महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलफाटा के अंडरग्राउंड स्टेशन के साथ किया जाएगा। मॉनसून की अब देश से विदाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले देश भर में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। गुरुग्राम के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। कई जगह सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। यूपी के इटावा में भारी बारिश होने के कारण एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई। फिरोजाबाद में बारिश ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिले भर में बारिश लगातार हो रही है। चलिए, तो दिन भर का हाल आपने देख लिया। अब कवर स्टोरी की बात करते हैं। क्या आप पब्लिक प्लेसेस पर अपना फोन यहां वहां रिचार्ज कर देते हैं? क्या आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर दूसरों से चार्जर मांगकर, या उनका ऑलरेडी अगर चार्जर लगा हुआ तो वहां अपना फोन फिट करके फोन चार्ज करने की कोशिश करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां में है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पर फोन चार्ज करना आपका बैंक खाता साफ कर सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई सामने आ चुकी हैं। हाल ही में ओडिशा पुलिस ने इसको लेकर बाकायदा एक अलर्ट जारी किया। ओडिशा पुलिस ने एक ट्वीट करके लोगों को हिदायत दी कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पर अपना फोन चार्ज ना करें। साइबर फ्रॉड आपके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। ओडिशा पुलिस ने जिस खतरे से आम लोगों को आगाह किया है, जागरूक किया है, इस खतरे को क्या कहते हैं? इस खतरे को कहा जाता है जूस जैकिंग। ये क्या है? जूस जैकिंग दरअसल वो तरीका है जिसमें यूएसबी केबल के जरिए आपका पूरा डेटा चुरा लिया जाता है, और फिर धीरे धीरे आपका डेटा जब फ्रॉडस्टर्स के हाथ में आ गया तो फिर उस डेटा के आधार पर आपकी खाते में सेंधमारी हो जाती है, यानी कि आपका खाता साफ। जूस जैकिंग फ्रॉड आपके साथ एयरपोर्ट पर, शॉपिंग सेंटर्स पर, रेलवे स्टेशंस पर, होटल समेत उन जगहों पर हो सकता है जहां पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि एक यूएसबी केबल के जरिए कोई आपका डेटा कैसे चुरा सकता है? दरअसल जब भी आप अपने फोन को किसी यूएसबी केबल से चार्ज करने के लिए जोड़ते हैं तो अक्सर एक्सटर्नल ड्राइव के तौर पर वो माउंट होता है। यूएसबी केबल के जरिए आप मोबाइल में फाइल्स और इन सबको एक्सेस और डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि यूएसबी पोर्ट सिर्फ एक पावर सॉकेट नहीं होता है, बल्कि ये एक डेटा चैनल भी है। इस फीचर का फायदा हैकर्स उठाते हैं। हैकर्स यूएसबी केबल के जरिए आपके फोन में मालवेयर इंजेक्ट कर देते हैं और बाद में आराम से, इत्मीनान से आपका डेटा चुरा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जूस जैकिंग फ्रॉड सिर्फ मोबाइल के साथ ही हो सकता है। आपके लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, दूसरे डिवाइसेस के जरिए भी इस फ्रॉड को अंजाम दिया जा सकता है। तो आप कैसे जूस जैकिंग के जो फ्रॉड है इनसे बच सकते हैं? फोन चार्ज करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज कवर स्टोरी में हमारी एक्सपर्ट दे रही हैं। डीप साइट साइबर लैब्स की सीईओ और जानी मानी साइबर एक्सपर्ट दीपिका सिंह। दीपिका, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है जूस जैकिंग समझाने की, लेकिन अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें ताकि और आसानी से हमारे दर्शकों को समझ में आए, तो ऐड कीजिए और फिर बताइए कि बचना कैसे है इससे। यह जो टर्म है जूस जैकिंग का, ये 2011 में कॉइन हुआ था। तो इसका जो कनेक्शन था, जब एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हाउ कैन अ यूएसबी केबल बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मैलवेयर। मैलवेयर आपके फोन में डाला कैसे जाए। तब से ये जो प्रोसेस है ये काफी जगह एक्सप्लॉइट किया गया है
एंड क्योंकि हमें लगता है अभी तक जितने भी हमने साइबर क्राइम्स देखे थे, ये वाईफाई के द्वारा, रैंसमवेयर के द्वारा, कोई आपको अटैक करना चाहता है तो एक स्पेसिफिक टारगेटेड अटैक होता है। जूस जैकिंग में यही डिफरेंस है कि इट इज नॉट टारगेटेड टू वन पर्टिकुलर पर्सन और वन पर्टिकुलर ग्रुप। यह एक स्टेशन पे, एक पब्लिक फोरम पे डाल दिया जाता है, लाइक रेलवेज, होटल्स, एयरपोर्ट्स, बस स्टेशन, जहां पे एक संभावना रहती है कि काफी आना जाना होगा लोगों का। इस चीज का फायदा उठा के एन मास अटैक क्रिएट किया जाता है, जिसमें उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। अगर लेट्स से एक हैकर ग्रुप सिर्फ 10 लोगों को टारगेट कर रहा है, उसमें प्रोबेबिलिटी लो होगी कि उसमें से कितने जन उनके शिकंजे में फंसेंगे। बट जब जूस जैकिंग जैसे मास तरीके यूज किए जाते हैं, इसमें काफी अच्छी संभावना होती है कि काफी लोग इसमें आ सकते हैं इनके शिकंजे में। अच्छा, ये करते क्या है? ये इनकी यूएसबी केबल इनकी होती है या ये यूएसबी, ये करते क्या है इसमें एग्जैक्टली, ये बताइए। जी, सो देयर आर 4 मैकेनिज्म्स। एक तो पूरा हार्डवेयर उनका होता है। जब अभी अगर हम एयरपोर्ट्स पे जब जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते अपनी सराउंडिंग्स पर, क्योंकि हम काफी जल्दी में होते हैं। तो एक अगर जो ओरिजिनल हार्डवेयर है, अगर वो रिप्लेस भी हो जाए एंड अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना हुई, मॉनिटरिंग ना हुई, तो किससे पता चलेगा? बिल्कुल। दूसरा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है, उसको एज एन एजेंट यूज करें। एंड जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया था, 3 तरीके होते हैं। पहला होता है सिर्फ डेटा थेफ्ट के लिए, दूसरा होता है मैलवेयर राइडिंग के लिए, मैलवेयर आपके फोन में डाल दिया जाए, तीसरा आपके फोन को यूज करना एज एन एजेंट या आपकी डिवाइस को यूज करना एज एन एजेंट। अगर आपकी डिवाइस यूज हो जाएगी तो उसकी अगर आप 3 फॉर्मेशन देखेंगे कि एक डिवाइस से 10 डिवाइस, फिर वह 10 डिवाइस से 100 डिवाइस, ऐसे करके ये चैनल बहुत ही अच्छे स्केल पे बढ़ता जाता है। एब्सोल्युटली। तो कुल मिला के अब करना क्या है? पब्लिक प्लेसेस पे जाके जो सॉकेट होता है उससे बचना है या वो यूएसबी केबल से बचना है? अपना चार्जर ले जाके कहीं सॉकेट में तो लगा सकते हैं ना? जी, जी। तो सॉकेट अभी तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ना आई कि मैलवेयर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी इम्प्लांट हो जाए। अगर वैसा दिन आया तो हमें और इवॉल्व होना ही पड़ेगा। बट अभी उतनी दूर की ना सोचते हुए यह देखना है कि सॉकेट ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट, बट उसमें जो हमारे प्लग्स एंड यूएसबी केबल डाले जाए। ओके, थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, तो कुल मिला के वापस आ गई। अच्छा दीपिका, तो वो कुल मिला के आप अपना चार्जर लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉकेट में चार्जर लगाइए, अपने सामने चार्ज कीजिए अपने चार्जर से। लेकिन कोई लटका हुआ यूएसबी अगर कहीं पे मिल रहा है तो भूल के भी उसमें अपना फोन नहीं फंसाना है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसमें भी पब्लिक वाईफाई, पब्लिक ब्लूटूथ, सिर्फ यही नहीं कि यूएसबी केबल से बचना है, पब्लिक वाईफाई, पब्लिक ब्लूटूथ। एंड एक जैसे हम अडेप्टर्स लेके जाते हैं जब हम बाहर जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, वैसे ही एक यूएसबी अडेप्टर भी आता है जो आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा। तो यह जो थोड़े थोड़े नुस्खे हैं वो डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, अपना पैसा और अपना डेटा दोनों बचाने। एब्सोल्युटली। और इसीलिए ओडिशा पुलिस का तो हम एक रीसेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो हमसे भी शेयर किए गए, लोगों ने कहा कि भाई जूस जैकिंग से उनका पूरा का पूरा पैसा साफ हो गया और फिर वो परेशान रहते हैं। तो आप अक्सर अगर इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको आपको लगेगा कि बहुत सिक्योर जगह है, जैसे एयरपोर्ट है, आपको लगेगा कि बहुत ही सिक्योर जगह है, बहुत ही सेफ जगह है, नहीं, आप यकीन मत कीजिए। अगर आपके पास अपना चार्जर है तभी आप चार्ज करें, और अगर आप कोई भी यूएसबी लटकी हुई है उसमें आप अपना फ़ोन चार्ज करने की गलती कभी ना करें। ये हमारी भी हिदायत है, और आरबीआई ने भी बाकायदा एक बहुत अच्छी बुकलेट भी जारी की थी, और उसमें भी उन्होंने कैरेक्टर राजू करके बनाया था, तो उसके माध्यम से भी उन्होंने बताया है कि कैसे आप पब्लिक प्लेसेस पर आपको अपना फ़ोन कहीं पे भी ऐसे चार्जिंग पे नहीं लगाना है। तो पुलिस की सलाह, आरबीआई की सलाह और जी बिजनेस की सलाह याद रखिएगा, सतर्क रहिएगा जब आप फ़ोन चार्जिंग करें पब्लिक प्लेसेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, आपने वक्त निकाला और बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये मामला समझाया। थैंक यू सो मच।
और देखिए, सिर्फ साइबर फ्रॉड ही नहीं है, तरह तरह के फ्रॉड चल रहे हैं देश में। धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जालसाज के नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं और लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। मुंबई का एक मामला आप सुनेंगे तो शायद चौंक जाएंगे। इसने हमें भी हैरान कर दिया, लोगों को भी हैरान किया और साथ ही साथ पुलिस को भी हैरान कर दिया। क्या है ये फ्रॉड का तरीका, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आपका बिजनेस कोई भी बैंक पास नहीं कर रहा है और आपको बिजनेस लोन की सख्त जरूरत है या फिर बिना मॉर्गेज के आपको लोन चाहिए तो घबराएं नहीं। क्या इस तरह के आश्वासन आपने कभी सुने या कहीं पढ़े हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये ठगों की जालसाजी का एक नया तरीका है। पहले ये समझिए कि ये ठग किस तरह से वारदात को अंजाम देते थे। दरअसल इन ठगों का पहला निशाना वो लोग होते थे जिन्हें लोन की सख्त जरूरत होती थी, लेकिन उन्हें बैंक से लोन नहीं मिल पाता था। जैसे ही ठगों को ऐसे व्यक्ति की जानकारी मिलती थी, शातिर ठग उन्हें फोन कर अपने जाल में फंसाना शुरू कर देते थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी भी बिल्कुल अलग तरह की होती थी। ये लोग किसी बैंक से नहीं बल्कि किसी बड़े बिजनेस घराने या फिर राजा महाराजा से लोन दिलाने की बात करते थे। ये इतने शातिर तरीके से अपने शिकार से बात करते और विश्वास दिलाते थे कि करोड़ों का लोन उन्हें बिना किसी मॉर्गेज के मिल सकता है, बशर्ते उनके लिए उन्हें लोन की एवज में इंश्योरेंस फीस, प्रोसेसिंग फीस और लाइसेंसिंग फीस देनी होगी। शातिर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में महाराजा या फिर बड़े बिजनेस घराने का व्यक्ति बनकर लोगों से मिलते थे। जब लोन लेने वाले शख्स को भरोसा हो जाता था, तब शातिर ठग उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे वसूलते थे। रकम मिलने के बाद आरोपी फोन बंद करके फरार हो जाते थे। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि अब तक उन्होंने 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। अगर आपको भी कोई लोन का लालच दे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिप्रेशन और सोशल मीडिया के बीच सीधा संबंध कई रिपोर्ट्स में, कई एनालिसिस में साबित हो चुका है। हम माने इसे या ना माने, लेकिन ये कड़वा सच है जिसे अब शायद हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अमेरिका में हुए नेशनल कॉलेज हेल्थ असेसमेंट सर्वे की एक स्टडी के मुताबिक सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों में डिप्रेशन हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है और इससे लोगों की सोशल मीडिया के चक्कर में अपनी जो पर्सनल लाइफ है और मेंटल लाइफ है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। स्पाइडरमैन की भूमिका निभाने वाले हॉलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड ने इंस्टाग्राम और ट्विटर से ब्रेक लेने का ऐलान कर खलबली मचा दी है। टॉम हॉलैंड ने कहा, सोशल मीडिया पर उनके बारे में लिखे गए पोस्ट को देखकर वो परेशान हो जाते हैं। इससे उनके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। यानी सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल अब वाकई बीमारी बन चुकी है। एक स्टडी में दावा किया गया है कि सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने वाले लोगों में चिंता और अकेलापन और अवसाद के लक्षण नजर आने लगते हैं। स्टडी में कहा गया है कि फेसबुक के अधिक इस्तेमाल करने से डिप्रेशन का खतरा 7% और चिड़चिड़ापन का खतरा 20% तक बढ़ा है। वहीं शोध में पता चला है कि इसका उपयोग कम कर देने से इन लक्षणों में भी कमी आ जाती है। खासकर बच्चे और युवा सोशल मीडिया के वर्चुअल लाइफ को रियल लाइफ मान बैठते हैं और ये उनमें डिप्रेशन के साथ फियर ऑफ मिसिंग आउट के खतरे का शिकार हो जाते हैं। स्टडी में एक रोचक बात ये सामने आई है कि फेसबुक के इस्तेमाल नहीं करने पर 20% यूजर्स को ऐसा लगने लगता है कि जैसे उनकी नौकरी छूट गई हो। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक स्टडी में कहा गया है कि 10 से 24 साल की एज ग्रुप में आत्महत्या की दर साल 2000 से 2007 तक स्थिर थी, लेकिन 2007 और 2017 के बीच इसमें 57% की बढ़ोतरी देखी गई। यानी सोशल मीडिया के आने के बाद बच्चों में अवसाद तेजी से बढ़ा। वर्चुअल लाइफ में रहने की आदत और फियर ऑफ मिसिंग आउट का खतरा उन्हें कई बार आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर कर देता है। इतना ही नहीं, बच्चों युवाओं के साथ बड़े भी इस खतरे से नहीं बच पा रहे हैं। एक दूसरी स्टडी में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने की लत से अनिद्रा की बीमारी बढ़ रही है। रात में नींद खुलने पर लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं। कई बार उनकी नींद गायब हो जाती है। इससे उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसके अलावा काफी समय सोशल मीडिया पर देने से लोग आलस्य और सुस्ती का शिकार हो रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी या दोस्तों के साथ खेलने कूदने की बजाय मोबाइल में आंखें गड़ाए रहने से बच्चे और युवा मोटापे का शिकार हो रहे हैं। इससे सोशल दायरा सिमट रहा है, एकाकीपन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसमें मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे बचना है तो सोशल मीडिया पर समय बिताने का समय तय करें।
नोटिफिकेशन को डिसेबल करके रखें। कम से कम सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करें। आपकी सूझ भरी ये आदत आपको सुकून दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत सरकार ने इस हफ्ते यूपीआई का दायरा बढ़ाया और अब आप यूपीआई के जरिए रुपए क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं। अभी शुरू हुई ये सुविधा कुछ चुनिंदा बैंक ही दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में जानिए उन बैंकों के बारे में जो ये सुविधा दे रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि कैसे आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है तो अब आप आसानी से यूपीआई के जरिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि आप किसी दुकानदार को अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकेंगे, वो भी यूपीआई की मदद से। अभी तक यूपीआई ऐप से बैंक अकाउंट लिंक कर पेमेंट करने की सुविधा थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने 21 सितंबर को रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई की सेवा लॉन्च की है। फिलहाल ये सुविधा देश के 3 बैंकों के ग्राहकों को मिलनी शुरू हो गई है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक शामिल हैं। भीम ऐप पर इन तीनों बैंकों के रुपे क्रेडिट कार्ड लाइव हो गए हैं। अगर आप भी इन बैंकों के ग्राहक हैं और रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले भीम ऐप को ओपन करें। भीम ऐप में लिंक योर रुपे क्रेडिट कार्ड नाउ पर क्लिक करें या फिर लिंक्ड बैंक अकाउंट पर क्लिक करें। यहाँ आपको रुपे क्रेडिट कार्ड दिखेगा। इस पर क्लिक करने पर मोबाइल नंबर से लिंक क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ जाएगी। इसके बाद क्रेडिट कार्ड के अंतिम 6 अंक दर्ज करें और वैलिडिटी की डिटेल डालें। डिटेल एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर आई ओटीपी एंटर करें और यूपीआई पिन बनाएं। इस तरह रुपे क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एक बार रजिस्टर करने के बाद आप जहां चाहें वहां यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो आसानी से अपने मोबाइल फोन से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैशलेस भुगतान लगातार बदल रहा है और बेहतर होता जा रहा है। पेमेंट सिस्टम में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं भविष्य में, उस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी की मदद से आने वाले समय में पैसों का लेन देन होगा और आसान। मुंबई में 3 दिन तक चले फिनटेक फेस्टिवल में इसी सोच का बोलबाला दिखा। 1 2 3 पे एक फोन कॉल से पैसे होंगे ट्रांसफर। यूपीआई की इस नई सुनेट के महज एक नंबर पर कॉल करके आईवीआर और यूपीआई पिन से मर्चेंट को होगी पेमेंट। ये नंबर आपको मर्चेंट के एंड पर डिस्प्ले दिखेगा। फिनटेक इंडस्ट्री की इनोवेशंस देखकर तो खुद एमओएस फाइनेंस भागवत करत भी हैरान हो गए। कैसे वीआर हेडसेट्स पहनकर आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, जिस वजह से टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म के बारे में मैं देखा, रेड फोर्ट के देखा, एक आधा फ्लड कैसा हो सकता है देखा। तो टूरिज्म डेवलप करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है, मैं समझ सकता हूँ। तो बैंकिंग के बारे में टू अचीव द नॉलेज लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वीआर हेडसेट्स पहनकर अगर आप फ्यूचर में घूमने निकलेंगे तो वर्चुअल शॉपिंग भी कर पाएंगे। इसी वजह से एनपीसीआई भी पेमेंट्स के नए तरीकों पर काम कर रही है। मसलन घर बैठे आप रुपे कार्ड को फोन के कैमरे के साथ टैप करके या क्यूआर कोड को स्कैन करके मेटावर्स की दुनिया में शायद आसानी से शॉपिंग कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है जिससे कि आप सिर्फ एक क्लिक से अपने सपनों के घर को न सिर्फ महसूस कर पाएंगे बल्कि उसका रंग रूप भी देख पाएंगे और वर्चुअली ही फ्यूचर में आप घर बैठे लोन भी अप्लाई कर पाएंगे। कंज्यूमर को एक बेनिफिट होगा कि ही इज हैविंग हाई अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज उसने वो चीज़ देखी है जैसा उसका घर डिलीवर होने वाला है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, एलिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ हाउस, वो दिखेगा। बिना क्रेडिट स्कोर के आसानी से पहला लोन लेना हो या स्टार्टअप फंडिंग जुटानी हो, फिनटेक इंडस्ट्री काम कर रही है कई इनोवेटिव आइडियाज पर। आप एज अ कॉमन मैन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग विद एज स्मॉल एज 5,000 रुपीज़। तो ये सबसे बड़ा इनोवेशन है, क्योंकि जो कॉमन पीपल है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिनको स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, उनके लिए हम ये ब्रिज गैप कर रहे हैं। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी, तो नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर स्कूल बंद हैं। इसके बावजूद जो लोग घरों से बाहर निकले
उनमें से कुछ को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा, तो किसी की गाड़ी पानी के बीच फंस गई, बंद हो गई। और ये सब हुआ उन शहरों में जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों खर्च होते हैं। ये है दिल्ली के प्रगति मैदान का इलाका। देश की संसद से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर सड़कों का क्या हाल है देखिए। आधे रास्ते पर पानी भर गया है, लिहाजा ट्रैफिक सिर्फ आधी सड़क पर ही चल पा रहा है। सड़कें भले ही हाई क्लास बना दी गई, लेकिन पानी की निकासी के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये राजधानी का पटपड़गंज इलाका है, दिल्ली विधानसभा, जहां सीएम केजरीवाल और तमाम पार्टियों के विधायक बैठते हैं और दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए योजनाएं बनाते हैं। वहां से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर विधानसभा के आसपास की सड़कें भले ही चमचमा रही हैं, लेकिन पटपड़गंज की सड़कें पानी में डूबी हैं। दिल्ली के पटपड़गंज पर मौजूद है और मैं आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी किस तरीके से सड़क पर जल जमाव हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसको ट्रैफिक का तो सामना करना ही पड़ रहा है और रुक रुक कर चलना पड़ रहा है। ये यहाँ की सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि महज 3 दिनों की बारिश में ही सड़क की जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा जर्जर हो चुकी है कि यहाँ से आने जाने वाले जितनी भी गाड़ियां हैं उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पटपड़गंज अंडरपास में भी पानी भरा है। करोड़ों के खर्च के बावजूद राजधानी दिल्ली में 2 दिनों की बारिश में ये हाल है। जाहिर है या तो ये पैसे खर्च ही नहीं किए जा रहे, या फिर किए जा रहे हैं तो सही काम के लिए नहीं किए जा रहे। नंबर 1 हरियाणा, ये नारा तो आपने सरकारी विज्ञापनों में खूब सुना होगा, लेकिन एक दिन की बारिश में इसी हरियाणा के गुरुग्राम का हाल देखिए। ये तस्वीरें गुरुग्राम के नरसिंहपुर की हैं। सड़क पर इतना पानी भरा है कि गाड़ियां चलना तो दूर, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। सड़क पर चलती इन गाड़ियों को देखिए, किस कदर पानी में इनके टायर डूबे पड़े हैं। ट्रक और टेम्पो किसी तरह यहाँ से निकल पा रहे हैं, लेकिन स्कूटी सवार का हाल बेहाल है। ये तस्वीर कल रात की है, जब बारिश के बाद गुरुग्राम के राजीव चौक पर बने अंडरपास में इतना पानी भर गया मानो यहाँ से कोई नदी निकल रही हो। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया है, लिहाजा पैदल चलने वालों के लिए तो मुसीबत हो ही गई। यहाँ से गाड़ी निकालना भी एक चुनौती का काम बन गया। बारिश देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने आज लोगों को सभी कॉर्पोरेट ऑफिसों, प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को भी छुट्टी रखने को कहा गया है, ताकि लोग यातायात की भीड़ से बच सकें और सड़कों पर जाम की समस्या न हो। बारिश के बाद नोएडा के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद नोएडा की कई सड़कों पर पानी भर गया। यही हाल मुख्य सड़कों पर बने अंडरपास का था। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा घर से निकलने से पहले मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि नगर निगम ड्रेनेज सिस्टम पर करोड़ों तो खर्च कर रही है, लेकिन बारिश में अब भी सड़कों का वही हाल है जो पहले हुआ करता था। राजू राज, अनुष्का गर्ग, शिव प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में मल्टीप्लेक्स की शुरुआत को 25 साल पूरे हो गए हैं और तब से लेकर अब तक देश में सिनेमा हॉल की बदलती तस्वीर को बता रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर। बिल्कुल, आज नेशनल सिनेमा डे और साथ ही साथ ये साल सिल्वर जुबली ईयर है मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री के लिए। पहला जो सिनेमा हॉल था वो 1997 में दिल्ली में खुला था, जो मल्टीप्लेक्स था। अगर इस इंडस्ट्री की बात करें, इसके कंसोलिडेशन की बात करें, अब तक की कहानी की बात करें, तो 130 करोड़ के भारत वाले इस देश में फिलहाल 8,700 से कम स्क्रीन है, इंक्लूडिंग जो सिंगल स्क्रीन है और मल्टीप्लेक्स है। इसके ऑपोजिट अगर हम यूएस और कनाडा से कंपेयर करें, जहाँ 38 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा की
की स्क्रीन से, तो आप समझ सकते थे पेनिट्रेशन लेवल कितना आगे बढ़ सकता है मल्टीप्लेक्स के लिए। अभी अगर हम मल्टीप्लेक्स की ग्रोथ की बात करें तो सिंगल स्क्रीन जो अब प्लेयर्स है वो काफ़ी तेज़ी से बंद होते नज़र आ रहे हैं, खास करके जो हिंदी हार्टलैंड है वहाँ पे, क्योंकि अब लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए जब वो सिनेमा देखने चाहे। और आजकल की जो मूवीज़ होती है उसका एक्सपीरियंस एनिमेशन VFX के जरिए जो 3D का एक्सपीरियंस होता है वही लोग अब लेना चाहते हैं। अगर लगभग हम 15 साल पहले की बात करें जहाँ देश में 9700 से ज़्यादा के सिंगल स्क्रीन थिएटर थे, वो अब कम होकर 6200 ही रह गए। जो पिछले कुछ सालों में हमने एक्विजिशन और मर्जर्स देखे, खास करके जो PVR ने SPI सिनेमा को मर्ज किया था, सिनेपोलिस का हमने मर्जर देखा था DT सिनेमा के साथ, और इनफैक्ट जो PVR और आइनॉक्स का मर्जर होने वाला है उसी के चलते ये पूरी इंडस्ट्री कंसोलिडेशन फेज में फिलहाल नज़र आ रही है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो पूरी इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक थिएटिकल है, जो 60% का कंट्रीब्यूशन था प्री कोविड लेवल में 2019 में, वो अब एक्सपेक्टेड है कि कम होकर 50% होता नजर आएगा FY 24 में। लेकिन जो डिजिटल और OTT राइट्स हैं वहाँ पे आपको एक शार्प इंक्रीज होता नजर आएगा। 10% का जो शेयर है वो अब कम होकर 32% वो अब बढ़कर 32% होता नजर आएगा। अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पर, क्योंकि जो साउथ की मूवीज़ है, जो रीजनल मूवीज है, उसमें 3 गुना से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होते देखा कंपेयर टू हिंदी मूवीज़ में। 2019 में बॉलीवुड का जो कंट्रीब्यूशन था वो 46% था, वो कम होकर 18% रह गया 2021 में। हॉलीवुड कंसिस्टेंसी दिखी यहाँ पे 14% to 14% रहा, और जो दूसरी लैंग्वेज थी, जो रीजनल लैंग्वेज थी, उसका पाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आया, जैसे कि जो 41% था वो 58% होता नजर आया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इस इंडस्ट्री में होते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए अब देखते हैं मोबाइल गैजेट्स की दुनिया से इस हफ्ते कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, क्या क्या नया लॉन्च हुआ, क्या क्या नया आने वाला है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। हाय, मैं हूं नेहा वशिष्ठ और हर हफ्ते की तरह एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक टॉप 10 में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े टेक लॉन्चेस के बारे में, लेटेस्ट स्मार्टफोन से लेकर लेटेस्ट लैपटॉप्स तक। चलिए देखते हैं इस बार टेक की दुनिया में क्या हुआ नया। जापानीज ऑडियो जायंट सोनी ने लॉन्च किए अपने प्रीमियम नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स सोनी WH-1000 कंपनी ने इन्हें एक इमर्सिव डिस्ट्रैक्शन फ्री साउंड एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया है। इसमें स्पीक टू चैट फीचर भी है, जिसमें हेडफोन्स ऑटोमेटिकली म्यूजिक बंद कर देते हैं और जब आपकी बात खत्म होती है तो अपने आप रिज्यूम भी कर देते हैं। Asus ने भारत में लॉन्च किया VivoBook 14 टच। इसमें है लेटेस्ट 12th जेन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर, फुल HD 14-इंच IPS डिस्प्ले, 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज। ये लैपटॉप काफी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट भी है। WhatsApp यूजर्स के लिए खुशखबरी, क्योंकि जल्द आने वाला है एडिट मैसेज ऑप्शन। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp एडिट फीचर पर काम कर रहा है। इससे पहले डेस्कटॉप बीटा वर्जन के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस फीचर से आप भेजे हुए मैसेजेस को एडिट कर पाएंगे, पर इसमें दूसरे यूजर को पता चलेगा कि आपने मैसेज को एडिट किया है। लावा ने भारत में लॉन्च किया अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन लावा ब्लेज प्रो। हीलियो G37 प्रोसेसर और 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले से लैस इस स्मार्टफोन में है 5000 mAh की दमदार बैटरी। इसमें बैक कैमरा में 50 मेगापिक्सल लेंस है और साथ ही 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी अवेलेबल है। JP Morgan की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक एप्पल अपने आईफोन्स की 25% प्रोडक्शन भारत में मूव कर सकती है। इस साल के एंड तक iPhone 14 की 5% प्रोडक्शन भी भारत में मूव होने की संभावना है। Realme ने भारत में लॉन्च किया Realme GT Neo 3T। ये फोन 6.62 इंच AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 870 SoC और 5000 mAh बैटरी से लैस है। कैमरा की बात करें तो इसमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है विद 64 MP प्राइमरी कैमरा और साथ ही 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैम भी है। पिक्सल 3 के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में आने वाले हैं गूगल के पिक्सल 7 और 7 प्रो। टेंसर G2 चिपसेट से लैस ये दोनों स्मार्टफोन्स गूगल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं।
अब जल्द ही YouTube पर शॉर्ट्स बनाकर डालने पर मिल सकेंगे पैसे, क्योंकि YouTube ने इंडिया में क्रिएटर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम एक्सपैंड कर दिया है। YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी कि YPP को अब शॉर्ट्स के क्रिएटर्स के लिए भी एक्सपैंड कर दिया जाएगा। अगर किसी के शॉर्ट्स पर 90 दिन तक 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये अर्ली 2023 तक आ सकता है। 50 घंटे के प्ले टाइम के साथ आने वाले नॉइस बड्स VS204 हो गए हैं लॉन्च। एनवायरमेंटल साउंड रिडक्शन से लैस ये ईयरबड्स IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं, यानी ये स्वेट और वाटर रेजिस्टेंट भी हैं। फेस्टिवल सीजन आ रहा है और टेक लवर्स के लिए कई दमदार ऑफर्स भी ला रहा है। Amazon और Flipkart जैसी कई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर iPhone 13 सीरीज, iPhone 11 और iPhone 12 मिनी पर भारी डिस्काउंट अवेलेबल हैं। वहीं एंड्रॉइड डिवाइसेस में भी Samsung S21 FE 5G, M13 और M33 जैसे कई स्मार्टफोन्स पर एक्सचेंज ऑफर्स भी चल रहे हैं। तो ये थी टेक की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। बात करते हैं बाजार की। आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। लगातार तीसरे दिन बाजार गिरकर बंद हुए। निफ्टी 302 अंक टूटकर 17,327 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 1021 अंक गिरकर 58,099 पर बंद हुआ। बाजार में आज की गिरावट के 3 बड़े कारण थे। पहला, गुरुवार को FIS की बिकवाली, दूसरा अमेरिकी बाजारों की कमजोरी और तीसरा डॉलर इंडेक्स की मजबूती, जिसके चलते आज रुपया 81 के करीब बंद हुआ। बाजार शुरुआत में हल्का कमजोर था। ऐसा भी लगा कि दिन में कुछ रिकवरी आ जाएगी, लेकिन दिन में रिकवरी आने की जगह गिरावट गहराती रही और आज मिड कैप, स्मॉल कैप और कैश के शेयरों की जमकर धुलाई हुई। कुशल गुप्ता बता रहे हैं आज के दिन का पूरा एक्शन। जी, तो ये कारोबारी हफ्ता बहुत ही उतार चढ़ाव भरा था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर निफ्टी हफ्ते के आखिरी दिन पूरा का पूरा बाजार लुढ़कने के बाद कहीं ना कहीं नेगेटिव में आते हुए नजर आए। इनफैक्ट 1% की गिरावट के साथ पूरे हफ्ते में निफ्टी ने कारोबार किया। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 3% तक लुढ़कता हुआ दिखा। तो बैंक्स की तरफ से ज्यादा प्रेशर इस हफ्ते हमें देखने को मिला। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट पर भी आज आपको दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट पूरे हफ्ते यहाँ पर 1 से 2% तक की गिरावट हमें आती हुई नजर आ रही थी। लूजिंग ग्राउंड्स किसके थे सबसे ज्यादा? एक तो एनर्जी स्पेस से था, जहां पर 4% तक ये लुढ़कते हुए नजर आए, जिसमें पावर ग्रिड सबसे ज्यादा 16% तक की गिरावट यहां पर रही। रियल्टी स्पेस में भी मुनाफा वसूली कई दिनों की तेजी के बाद आती हुई दिखी। इस हफ्ते ऑलमोस्ट 3.5% इनका इंडेक्स भी लुढ़कता हुआ नजर आया। इनफैक्ट बैंक स्पेस से IDFC फर्स्ट बैंक सबसे ज्यादा गिरावट यहां पर थी, जिसमें 4.5% का डीप कट था। बंधन बैंक और फेडरल बैंक भी इक्वली ऑलमोस्ट गिरते हुए नजर आए। मेटल स्पेस की जहां तक बात है, यहां पर भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली, करीबन 1.5% तक की इंडेक्स लेवल पर, और वेदांता 3.5% के साथ टॉप लूजर इस सेक्टर से बनता हुआ नजर आ रहा था। इनफैक्ट गेनिंग ग्राउंड्स सबसे ज्यादा FMCG में थे, करीबन 4% तक की दमदार तेजी इसके इंडेक्स लेवल पर हुई। इनफैक्ट मारिको भी आप देखिए 7% के गेन्स के साथ पूरे हफ्ते का इस सेक्टर का टॉप गेनर बनता हुआ नजर आया। फार्मा स्पेस भी पीछे नहीं था। काफी दिनों के बाद, इनफैक्ट काफी हफ्तों के बाद आप देखिए यहाँ पर फार्मा इंडेक्स में बेहतरीन तेजी रही, करीबन 2.5% की इंडेक्स लेवल पर, और ऑटोज भी पीछे नहीं थे। 1.25% तक की गेन्स यहाँ पर भी हमें देखने को मिले। और एस्कॉर्ट्स ये क्लियर कट बड़ा आउट परफॉर्मर आता हुआ नजर आया इस हफ्ते में ऑटो स्पेस से। तो लार्जली स्ट्रीट जो है सेक्टर स्पेसिफिक डिवीजन काफी क्लियरली एविडेंट था। अब यही देखना है कि अगले हफ्ते क्या सिनेरियो बनते हैं एंड जो मंथली एक्सपायरी है वो किस तरह से होती हुई नजर आती है। और फटाफट से यूएस मार्केट के हाल भी देख लेते हैं। इस वक्त किस तरह कारोबार वहाँ पर चल रहा है यूएस मार्केट्स में। देखते हैं यूएस मार्केट का हाल। तो बड़ी गिरावट नज़र आ रही है यूएस मार्केट्स में। डाउ जोन्स आप देखिए 442 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ लगभग 1.5% टूटा हुआ है। 29,636-635 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरह की गिरावट आप नैस्डैक में भी देख पा रहे होंगे। 213 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ लगभग 1.5% टूटा हुआ 10,853 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.25% की गिरावट के साथ S&P में भी कारोबार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन को खरी खरी सुनाते हुए नजर आए।
इस बार जयशंकर ने आतंकवाद पर दोहरे रवैये के लिए चीन पर निशाना साधा है। भारत और चीन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये बात एक बार नहीं कई बार दोहरा चुके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की क्लास लगाई है। अपने आतंकी दोस्त पाकिस्तान के आतंकियों को बचाने के लिए बार बार वीटो पावर के इस्तेमाल करने वाले चीन को एस जयशंकर ने दोहरे रवैये के लिए लताड़ लगाई। भारत के विदेश मंत्री ने लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी को ब्लैकलिस्ट करने में अड़ंगा लगाने के लिए चीन पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं विदेश मंत्री जयशंकर का वो बयान जो चीन को यकीनन काफी चुभा होगा। Politics should never ever provide cover to evade accountability when it comes to sanctioning of some of the world's most dreaded terrorists. If egregious attacks committed in broad daylight are left unpunished. चलिए अब आपको समझाते हैं चीन को भारत के विदेश मंत्री से ये डांट क्यों पड़ी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लश्कर के आतंकी साजिद मीर पर लाए गए प्रस्ताव पर रोक लगाई थी। अमेरिका ने साजिद मीर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का भारत ने भी समर्थन किया था। साजिद मीर की 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में बड़ी भूमिका थी और साजिद मीर पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा गया है। अगर साजिद मीर वैश्विक आतंकवादी घोषित हो जाता तो दुनिया भर में उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती। इसके अलावा सदस्य देशों में उसका आना जाना भी बैन हो जाता। इसके अलावा कोई उसे हथियार भी मुहैया नहीं करवा पाता। लेकिन चीन ने प्रस्ताव पर रोक लगाकर पाकिस्तानी आतंकी की मदद की थी। भारत ने उस वक्त भी चीन के कदम का विरोध किया था और आतंक की मदद पर एक बार फिर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को खरी खरी सुना दी है। भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नजर आए भारत के इस रुख से चीन एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। इसीलिए भारत के इस बयान से चीन को मिर्ची भी जरूर लगी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान में हिजाब के विरोध की आग तेजी से बढ़ती जा रही है। 31 प्रांतों वाले ईरान के आधे से ज्यादा इलाकों में महिलाएं सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। हिजाब को लेकर हो रहे प्रदर्शनों में अब तक 9 लोगों की मौत भी हो गई है। इस बीच अफवाहों और फर्जी खबरों को लेकर भी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। नारेबाजी। ईरान में बीते कई दिनों से सड़कों पर यही नजारा है। हिजाब के विरोध में गुस्साई भीड़ सरकार और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर रही है। सड़कों पर कहीं हिजाब जलाए जा रहे हैं तो कहीं लोग बड़े बड़े पोस्टर्स को आग के हवाले कर रहे हैं। पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद देश भर में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। खासकर महिलाओं ने इस घटना के बाद हिजाब का विरोध ही शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इन प्रदर्शनों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ सामाजिक संगठनों का दावा है कि इन प्रदर्शनों में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को सेना ने न्यायपालिका से अपील की कि सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। खैर, ऐसा देश जहां रेडियो और टेलीविजन स्टेशन पर पहले से ही सरकार का कब्जा हो, वहां से सही आंकड़ों का मिलना कितना मुश्किल है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। खुद महसा अमीनी मौत के मामले में पुलिस का दावा है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था, जबकि कई संगठनों ने दावा किया है कि महसा अमीनी को पुलिस वालों ने पूरी तरह पीटा था। ऐसे में महसा अमीनी की मौत के लिए जिम्मेदार आरोपियों पर कितनी कार्रवाई होगी, ये कहना मुश्किल है। हालांकि महिलाओं का प्रदर्शन देखकर लग रहा है कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको एक ऐसे अनोखे कैफे में ले चलते हैं जहां लोगों को कॉफी उल्टी परोसी जाती है। कॉफी का कप सीधा नहीं बल्कि उल्टा होता है। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कॉफी को काफी पसंद किया जाता है। आपने भी कॉफी की कई किस्में टेस्ट की होंगी, लेकिन इंडोनेशिया की कॉफी बिल्कुल अलग है। दरअसल यहाँ कॉफी के कप को सीधा नहीं बल्कि उल्टा परोसा जाता है और ये अनोखी कॉफी आपको इंडोनेशियाई कैफेज में ही मिलेगी। इस विशेष प्रकार की कॉफी को कोपी खोप कहा जाता है।
जिसको एक ग्लास के साथ नहीं पिया जाता, बल्कि एक प्लेट में कप को उल्टा करके स्ट्रॉ की मदद से धीरे धीरे पिया जाता है। इसे अपसाइड डाउन कॉफी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताएं कि यह कॉफी परोसने का नया मार्केटिंग फंडा नहीं है। इस अनोखी कॉफी को सर्व करने का तरीका सदियों पुराना है। इसे वेस्ट आचे रीजेंसी की स्वीकृति भी मिली है। कहा जाता है कि मछली पकड़ने के दौरान कॉफी पीने के लिए एक मछुआरे ने यह तरीका अपनाया था। ऐसे पीने से कॉफी ठंडी नहीं होती, साथ ही ये कीड़ों मकोड़ों से भी कॉफी को दूर रखता है। इसे पीते समय आपको इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि ग्लास से उतनी ही कॉफी निकले जितनी स्ट्रॉ से पी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।